हमारा देश हमेशा से नदियों का देश माना जाता रहा है। सिंधु घाटी जैसी प्राचीन सभ्यता भी यहीं पर जन्मी। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा भी यहीं पर बहती है। लेकिन आज हमारे देश की छोटी नदियां दम तोड़ती जा रही हैं। उसका कारण है आप और मेरे जैसे इग्नोरेंट लोग। लेकिन सब हमारे जैसे नहीं है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का मकसद इन नदियों को रिवाइव करना बना लिया है। हमारे आज के गेस्ट, जिन्हें रिवर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, आज उसी का एक उदाहरण बनकर हमारे सामने आए हैं। स्वागत करते हैं रमन त्यागी जी का। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। आज हम आपकी अभी जो लेटेस्ट आपने रिवाइव की है नीम नदी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया अपनी मन की बात में, वहीं पर बैठे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के मुखिया ने इस बात का जिक्र किया है कि एक अच्छा काम हापुड़ जनपद में नीम नदी के उद्गम को लेकर के हुआ है। तो कोई भी जब घर का मुखिया प्रोत्साहित करता है या उसको शाबाशी देता है तो जाहिर सी बात है बहुत उत्साह मिलता है, खुशी होती है। और जो अपने द्वारा काम किया गया है उसको देख करके लगता है कि हाँ, हमने अच्छा काम किया, इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 102वें एपिसोड में मन की बात में इस नदी के उद्गम के पुनर्जीवन का जिक्र किया। तो एक तो मैं आपसे सबसे पहला जो सवाल मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि जितना आसान और सरल ये सब लग रहा है, इतना सरल तो नहीं होता होगा ना शायद। ये सरल तो नहीं है, बहुत कठिन काम है। लेकिन जिस काम में चुनौतियां ना हो उसमें मज़ा भी नहीं आता। हमने यही सीखा है कि जब चुनौतियां आएंगी तो काम, और जब उसके बाद सफलता मिलेगी तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। किस किस तरीके की कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाइयाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे एक कठिनाई सबसे पहले समाज के द्वारा खड़ी की जाती है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। तो समाज का इंटरेस्ट ये रहता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। तो वो बताया तो जाता नहीं क्या इंटरेस्ट है। अब किसी से कहें कि मेरा इंटरेस्ट ये कि नदी का उद्गम पुनर्जीवित हो तो वो कहेगा ये झूठ बोल रहा है। तो लेकिन उसमें वहाँ ऐसे मौके पे चुप रहना ही बेहतर है। करेक्ट। तो उसको काम से जवाब देना चाहिए। तो अभी जैसे ये नदी के बारे में आप बता रहे थे कि छोटी नदियाँ इसलिए बढ़ती जा रही हैं, घुटती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसका जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। देखिए, देश में इस समय छोटी नदियों की 3 प्रमुख समस्याएं हैं: अतिक्रमण, पानी की कमी और प्रदूषण। छोटी नदियां मरी क्यों, पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए। छोटी नदियां इसलिए मरी क्योंकि ये सब चोए के पानी से बहती थी। बरसात का पानी इकट्ठा हुआ, जो जमीन से पानी उबलता है। अच्छा। तो बरसात का पानी एक लो लाइन एरिया में इकट्ठा हुआ और नेचुरल प्रोसेस था, और वहाँ से वो पानी आगे बढ़ा और धारा बनती चली गई, वो नदी का रूप उसने लिया। वाटर टेबल नीचे गया। क्यों गया? वो इसलिए गया कि हरित क्रांति के बाद से देश में ट्यूबवेल लगाने की परमिशन मिली लोगों को, खेती का पैटर्न चेंज हुआ। इसके विपरीत जो रिचार्जिंग के साधन तालाब थे वो धीरे धीरे मिटते चले गए, जैसे आज हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो वाटर टेबल नीचे चला गया तो चोया आना बंद हो गया। जब चोया आना बंद हुआ तो बारिश का पैटर्न भी चेंज हुआ। बरसात जो हमको मिलती रही 1100-1200 मिलीमीटर एवरेज, वो अब 700 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर, कहीं 100 मिलीमीटर मिलती है। तो वो भी कम समय में मिल जाती है, यानी कि चौमासा जिसको कहते थे वो अब नहीं देखने को मिलता है। तो इस वजह से वाटर टेबल नीचे गया। और नदियाँ हमेशा, छोटी नदी की मैं बात कर रहा हूँ, वो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों के मिलने से बहती है। बड़ी भी ऐसी बहती है। तो जब वाटर टेबल नीचे चला गया तो छोटी नदियाँ सूखती चली गई। तो जब नदियाँ सूखी तो इसी दौरान देश में जो गाँवों से कस्बों की तरफ पलायन बढ़ा। जो यूथ है वो रोजगार की तलाश में, नए नए अवसरों की तलाश में कस्बों में, बड़े शहरों में गया। तो शहरों में एक समस्या पैदा हुई सीवरेज की।
तो सीवरेज जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो सीवर को कहीं बहाने का माध्यम मिला, फिर वो इन नालियों में आ गया, इन नदियों में आ गया हमारी। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जो उद्योग बढ़े, जो औद्योगिकरण हुआ, उनको भी क्योंकि अपना कचरा बहाने का साधन चाहिए था, वो भी धीरे धीरे जैसे कि नदियों की तरफ मुड़ गए। यमुना नदी में होता हाँ, है। सब नदियों के यही लगभग हालात हैं। तो इस वजह से ये नदियाँ प्रदूषित हुई, सूखी और प्रदूषित हुई। तो ये तो आपका पहला प्रोजेक्ट तो नहीं है। पहला प्रोजेक्ट कब किया आपने? देखिए, वाटर रिवाइवल पे जो। हाँ, 2006 में हमने हिंडन की एक यात्रा की थी, हिंडन नदी की, जो सहारनपुर से आती है। उसका जो उद्गम बताया जाता था वो जो उसका दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी है, 7 जिलों से बहती है। तो उसका जो उद्गम बताया जाता था वो हम जब सैटेलाइट मैपिंग ब्रिटिश गजेटियर से देखा तो वहाँ नहीं था। उसका उद्गम था शिवालिक में। शिवालिक तो किधर? शिवालिक सहारनपुर की पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ उत्तराखंड और यूपी की सीमा बनती है। तो जो पहाड़ की चोटी है, जब पानी बरसता है तो उधर की नदियाँ उत्तराखंड में चली जाती हैं, इधर की नदियाँ यूपी में आती हैं। तो उनमें से बीच की धारा हिंडन बनाती है। अच्छा। तो उसमें हम 8 किलोमीटर तक जंगल में अंदर पैदल गए, तो हमने उसके उद्गम को खोजा, हिंडन नदी के। तो वहाँ से एक शुरुआत हमारी नदियों को लेकर के बड़े स्तर पे हुई। उसके बाद मुजफ्फरनगर में एक से बहती है काली ईस्ट नदी। वो बेसिकली गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। उसका पहले हमने टेक्निकल स्टडी की, उसके बाद फिर हमने उसको ट्रैक किया। तो जब ट्रैक किया तो उसके उद्गम तक जब हम पहुँचे, वो अंतवाड़ा गांव है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पूरी ज़मीन पे खेती हो रही थी। लेकिन हमको उद्गम वहीं दिखा रहे थे डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ तो उद्गम नहीं है। जब गांव वालों से बात की, बोले हाँ एक नदी यहाँ बहती थी। तो जो बहती थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं है। तो पूरा किंवदंतियाँ हमने खंगाली, फिर ब्रिटिश गजेटियर और डॉक्यूमेंट के साथ प्रशासन के से समन्वय किया। तो उन्होंने कहा हाँ नदी की ज़मीन यहाँ है। अच्छा। लगभग 200 बीघे ज़मीन नदी की वहाँ निकली। अब हमने उसको चिन्हित कराया, लगभग 22 किसान वहाँ थे। तो चिन्हित तो करा लिया, लेकिन असली चुनौती ये थी कि वो ज़मीन खाली कैसे हो। फिर मैंने एक पत्र लिखा गांव के नाम। पत्र में मैंने उस नदी की महत्ता लिखी, नदियों की महत्ता लिखी, भारत में क्यों नदियों की इतनी महत्ता है, उस नदी का जिक्र किया। और उस नदी की ज़मीन को कब्जाने वाले जो किसान थे, जो 22 किसान थे जो खेती कर रहे थे उस पर, उनको संबोधित करते हुए उसमें लिखा मैंने कि नदी या तालाब की ज़मीन को कब्जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। वो एक पर्चे के फॉर्म में मैंने छपवाया और घर घर खुद ही बांटा मैंने वो पर्चा। और वो फिर जब वो पर्चा पढ़ा लोगों ने, तो जब अगले दिन मैं गया तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, मुकेश नाम था वैसे उनका, लेकिन उनको गोली के नाम से गांव में जानते हैं। बोले त्यागी जी आप रोज़ाना यहाँ आते हो तो क्या मसला है, आप छुड़ा नहीं पा रहे ज़मीन है। मगर नहीं होगा, धीरे धीरे हम करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। बोले 5 बीघे तो मैंने कब्जा रखी है। मगर तुम छोड़ दो यार, एक उदाहरण बनेगा। तो वो अपने घर गया और ट्रैक्टर वाले को लेके आया और उसने अपनी 5 बीघे की फसल पे ट्रैक्टर चला दिया 1 घंटे बाद ही। अच्छा। हाँ, वो दिन एक ऐसी मुहिम चली, फिर लोग कनेक्ट करने लगे कि भाई मैंने भी ज़मीन कब्जाई हुई है, मेरे साथ क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो कनेक्ट करते रहे लोग, एक और एक करके 22 के 22 किसानों ने वो ज़मीन वहाँ छोड़ी। और फिर हमने उस समाज के सहयोग से हमने जो भी काम किए, समाज और सरकार दोनों के सहयोग से किए। क्योंकि ये काम अगर समाज और सरकार के सहयोग से होंगे तो सस्टेनेबल रहेंगे, स्थायी रहेंगे। अगर आप इंडिविजुअल करेंगे तो होंगे नहीं हो पाएगा, और होंगे भी तो सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। हाँ। क्योंकि नदियाँ समाज की हैं। अब मैं वहाँ करके आगे अगर वो समाज उस नदी की देखरेख नहीं करेगा तो वो नहीं रह पाएगी। फिर वही कंडीशन है। हम रोज नहीं जा सकते हर जगह। तो इसीलिए वहाँ एक बहुत बड़ी झील बनी। और उस बरसात में वहाँ लगभग 10 से 12 फुट पानी भर गया। मैं जब वहाँ गया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जब कंपेयर कर रहा था कि पहला फोटो और अब का फोटो, अरे मगर यहाँ तो खेती हो रही थी, आज यहाँ झील है और उसमें 10 से 12 फीट पानी है। तो बड़ी खुशी हुई। फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, भारत सरकार ने उसको सराहा और उस काम को लेकर के मुझे राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी मिला। अच्छा। और उसके आधार पे जो एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने उसको कवर किया, वो लगातार लिख रहे थे उसके बारे में, उनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला एज ए जर्नलिज्म। तो मुझे आप ये बताइए, ये तो चलिए आपने बताया आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था और कहाँ शुरुआत हुई।
लेकिन अमूमन ये जब इंसान स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, वो ऐसा तो सोचता नहीं है कि मैं रिवरमैन ऑफ इंडिया बनूंगा। तो आपके जहन में, दिमाग में कैसा आया कि मेरे को ये काम करना है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, फिर कई बार आप सोच लेते हो मेरे को ये काम करना है, लेकिन उसके ज़रिए नहीं मिलते आपको, तो दोनों बातें बताइए। देखिए, मेरा गांव मेरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, पूठी गांव है। तो हाई स्कूल तक पढ़ाई क्योंकि गांव में इंटर कॉलेज था, वहाँ तक किया। वो पास में एक कस्बा है, परीक्षतगढ़, ऐतिहासिक कस्बा है, तो 12th मैंने वहाँ से पास आउट किया। तो लेकिन मन में ये था कि कुछ समाज के लिए करना है। ये नहीं पता था नदियों के लिए हम कर पाएंगे, तालाबों के लिए आगे बढ़ेंगे। तो और ये भी था कि नौकरी नहीं करनी है। दो काम स्पष्ट थे। लेकिन परिवार में जैसे होता है कि विरोध भी था, क्योंकि मैं परिवार में बड़ा था, एक छोटा भाई मेरा था। तो अब मैं तो अपनी जिद में, मैंने मन में ठान रखा था कि कुछ समाज के लिए करना है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति मेरठ में थे, वो डॉक्टर अनिल राणा, स्वर्गीय हो गए वो इस समय, 2008 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनसे मेरा परिचय हुआ। वो कुछ तालाब के लिए कुछ सोच रहे थे उस समय। अच्छा। हाँ, कि एक तालाब हम बनाएंगे 2008 में? हाँ ना, ये बात है 2001 की। अच्छा। हाँ, तो मैं किसी काम से मेरठ आया था। सॉरी, कितने बड़े थे आप, क्या एज थी? मैंने 12th पास किया था उस समय। बस 12th ही पास हाँ, किया था। 12th पास किया था। और उनसे मुलाकात किसने कराई? मुलाकात ऐसी, एक हमारे कॉमन मित्र थे, अमित गुप्ता नाम है उनका। उनकी दुकान पे वो कभी कभी आके बैठ जाते थे। अच्छा। तो वहाँ ऐसी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मेरा भी परिचय उनसे कराया। बोले कल हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है, एक तालाब पे, आप आइए कल वहाँ। तो मैं गया, तो वहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम से क्लिक हुआ, मुझे तो यही काम करना है। अच्छा। हाँ, अंदर से आवाज आई? हाँ, तो मैं लास्ट तक रुका रहा। सब चले गए। राणा जी से मैंने कहा कि मुझे तो आप अपने साथ लगा लो। बोले यार, मैं तो खुद नौकरी छोड़ के आया हूँ, तू मुझे कहाँ चिपट रहे हो? मैं तो खुद ऐसे ही घूम रहा हूँ। मैं कहा नहीं जी, मुझे तो आपके साथ काम करना है। अब मैं जब जिद की, बोले तो कल आना मेरे पास 10 बजे इस जगह आना। एक फूलबाग कॉलोनी में एक दुकान पर बैठते थे, उन पर भी कुछ नहीं था बेचारों का, मेरठ में। हाँ। अगले दिन मुझे इतना उत्साह था, मैं 10 बजे उनसे मिलना था, मैं 8 बजे आ गया फूलबाग। अब वो तो 10 ही बजे आना था, 10। तो मैं सूर्यकुंड पार्क में बैठा रहा 1.5 घंटे। और वहाँ बृहस्पति देव मंदिर है। हाँ। तो मैं वहाँ दर्शन करने चला गया। और मैंने मतलब अंदर से वहाँ प्रार्थना की, माथा टेक के, कि मुझे इस काम में लगा दो। तो मैं 10 बजे उनके पास पहुँचा, तो वो आए, बोले बताओ। उन्होंने पूरी मेरी स्थिति समझी और ये बोला, ये सब करा। बोले यार, तुम्हारे माता पिता मुझे और गाली देंगे कि तुमने किस राह पे लगा दिया हमारा बेटा। मैं कहा जी नहीं, मैं मना लूँगा उनको, मुझे तो आपके साथ काम करना। बोले ठीक है भाई, आ जाया करो, अभी मेरे पास ऑफिस तो कुछ है नहीं। तो ऐसे, तो इस तरीके से एक शुरुआत होती चली गई और हम फिर उसमें घुसते चले गए। इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, क्योंकि पढ़ाई उस तरह की थी नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा उसको, फिर ग्राउंड पे जाके लोगों से सीखा। जितना आपको लोग सिखाते हैं उससे बड़ा कुछ नहीं होता। आप गांव में जाओगे, तालाब के बारे में आपको लोग सिखा देंगे। सही बात है। आप नदी के पास जाओगे, नदी आपको सिखा देगी कि कैसे काम करना है या क्या सोचना है। तो ये सब समाज सिखाता है। बहुत सारी आर्थिक समस्याएं रहती थी। कभी मोबाइल में पैसे नहीं है, कभी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, फील्ड में जाना है। तो क्योंकि दिन भर अगर इस काम में लगना, तो पैसे का काम आप कब करोगे, जो आपको पैसे कमाने हैं? तो वो तो हो नहीं पाता था। तो इसीलिए छोटा भाई मेरा थोड़ा ठेकेदारी इस टाइप के काम करने लगा, तो वही मेरा खर्चा चलाता था। सेटबैक लगा कि वो भी बेचारा 2019 में स्वाइन फ्लू के कारण उसकी डेथ हो गई। और एक वो मेरे लिए सबसे बड़ा कठिन दौर था। एक जो आपका स्तंभ था, वो क्योंकि छोटा भी था, उसने मुझे कभी निराश नहीं किया कि तू आगे बढ़, मैं हूँ। तो ये सब चीज़ें रहती हैं कभी कभी।